So I'm repeating again. Today we'll do wave function, radial component of wave function, angular component of wave function, and how we can identify the orbital from different type of wave function if it is given. So as per typical wave function is concerned, जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई अभी तक हम लोग कि भाई इन पोलर कोऑर्डिनेट इन पोलर कोऑर्डिनेट ये जो टोटल वेव फंक्शन था विच मे बी रिटन एज फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई may be written as multiplication of radial wave function and angular wave function. So obviously इसको मैं लिख सकता था total wave function. This may be written as radial wave function and it is nothing but let's say angular wave function. इस तरह से थोड़ा बहुत हम लोग ने पढ़ा हुआ भी है. Now typically if you see first thing as radial wave function, so typically for any orbital, ना किसी भी orbital के लिए ये जो radial wave function है, it is something look like this. It is something, let's say 1 divided by root of some constant, let's say k1 divided by pi, typically times of, let's say 1 upon a naught raised to the power 3 by 2, 5 by 2 or something like this, multiplied by r raised to the power l, multiplied by, you can say, polynomial of r with polynomial of r with degree of n minus l minus 1 multiplied by exponential raised to the power minus, let's say certain constant, suppose k2 multiplied by r times of n a naught. So typically किसी भी ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल वेव फंक्शन है, it is represented as this, such that if radial wave function is given to you, we can find out n and l का value. So from radial wave function n and l, can be calculated easily. हम लोग n और l का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. जी ये जो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ डाउट है तुम लोगों को? हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बेस पे. बेटा कुछ डाउट है इसमें? ओके, वेरी गुड. नाउ मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इससे रिलेटेड ही इफ यू सी फ्यू पॉइंट्स, let's say a part, for radial node, है ना, for radial nodes बच्चे r of r का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0. for radial nodes r of r का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, except at r equal to 0, है ना.
r इक्वल टू 0 पे तो न्यूक्लियस ही है ना, तो न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू 0 होने वाला है? तो डू यू थिंक इफेक्टिवली मेरे पास जो बचेगा सॉल्यूशन वो यही बचता है बस हमेशा, पॉलिनोमियल ऑफ आर with degree of n minus l minus 1 should be equal to 0। तो बेटा इस पॉलिनोमियल का अगर डिग्री n माइनस l माइनस 1 है तो इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं? जैसे अगर ये लीनियर इक्वेशन होता तो 1 रूट पॉसिबल होता, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता तो 2 रूट्स, क्यूबिक होता तो 3 रूट्स। अभी अगर n माइनस l माइनस 1 डिग्री है तो डू यू थिंक नंबर ऑफ रूट्स विल बी n माइनस l माइनस 1? Yes, sir. तो इस पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ रूट्स होने वाले हैं इट इज n माइनस l माइनस 1 एंड इट इज सेम एज नंबर ऑफ रेडियल नोड। So it is how we have the formula of number of radial node as n minus l minus 1। यस सर। yes, बच्चे ये टर्म समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा, इसी से रिलेटेड हम लोग नंबर ऑफ एंगुलर नोड भी देख सकते थे। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, अच्छा जैसे मुझे थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करना है यार तुम लोग, जैसा सपोज x अगर मेरे पास x स्क्वायर इक्वल टू 0 है सपोज, तो x के क्या क्या आंसर है यहाँ? x स्क्वायर इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 या x क्यूब इक्वल टू 0, इन तीनों एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस है मैथमेटिकली? नो सर। हाँ सर है। वेरी गुड। क्या डिफरेंस है? सर तीनों के ग्राफ्स अलग बनते हैं सर। तीनों के ग्राफ अलग बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, और तीनों अलग अलग टर्म भी हैं। जैसा इसका आंसर हो जाना चाहिए x इक्वल टू 0, 0, 0, इसका आंसर हो जाना चाहिए x इक्वल टू 0, 0, और ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाना चाहिए x इक्वल टू 0, है ना? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के 2 रूट आने चाहिए और लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट आना चाहिए। यस यस सर। तो अच्छा, अगर यहां मैं ये समझाने की कोशिश करूं कि r रेज़ टू द पावर l अगर 0 है, सपोज अगर r रेज़ टू द पावर l अगर 0 है, तो ये वेव फंक्शन r इक्वल टू 0 पे कितनी बार 0 होगा? l टाइम्स। l टाइम्स। तो ये l टाइम्स से मुझे क्या मिल जाता है यहाँ? नंबर ऑफ एंगुलर। So it will be number of, let's say, angular node. So number of angular node will be L। ये जो रेडियल वेव फंक्शन है या जो वेव फंक्शन है वो L नंबर ऑफ टाइम्स ओरिजिन से पास होने वाला है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं ना? या L नंबर ऑफ एंगुलर नोड होने वाले हैं उसमें। Now more important thing is, let's say इससे रिलेटेड ही if you see another point। सर हाँ बच्चे बोलो। सर ये एंगुलर नोड्स वाला पार्ट समझ में नहीं, आप और एक बार एक्सप्लेन कर सकते? हाँ सर। चलो मैं थोड़ी बहुत मैथ मुझे आती है जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था। मुझे ये बताओ, सपोज अगर मैं ऐसा कर्व बनाता हूँ, सपोज, है ना, तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ y है एंड x है और ये y इक्वल टू x स्क्वायर है। यस सर। यस वेरी सर। गुड। यस सर। अच्छा, तो y एक्सेस इस कर्व के लिए नॉर्मल है कि टेंजेंट है? नॉर्मल। नॉर्मल है। नॉर्मल। और x एक्सेस इस ग्राफ के लिए क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट।
very good. So what is the difference between normal and tangent? Normal is perpendicular and tangent touches. Normal is perpendicular and tangent is? Tangent is a line which touches the circle at only one point. ओ ये तुमने गलत बोला मैं समझाता हूँ बेटा, है ना. जैसे टेंजेंट, या जैसे मैं एक लाइन और खींचता हूँ. सपोज अगर हमने ये लाइन खींची होती रेड वाली, तो इसको टेंजेंट बोलते कि कॉर्ड बोलते हैं? कॉर्ड. अच्छा, तो मैं अगर समझाने की कोशिश करूं टेंजेंट की डेफिनेशन, तो टेंजेंट वो कॉर्ड है जिसके दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होते हैं. टेंजेंट वो कॉर्ड है जिसके दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होते हैं, है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे देखो उसको मैं प्रूव कर सकता हूं. कैसे प्रूव किया जा सकता है? एक ग्राफ है मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक ग्राफ है लेट्स से मेरे पास x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 कौन सा एक्सेस है? Y axis. ये y एक्सेस है. अच्छा, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होने वाला है? Origin. y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, है ना. तो डू यू थिंक नॉर्मल y एक्सेस इस कर्व को बस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना? Yes, sir. नॉर्मल इस कर्व को बस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना? Yes, sir. Now you see other thing as y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 0, ये x एक्सेस के लिए है. इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन, इन दो लीनियर इन इक्वेशंस के रूट क्या आएंगे? x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, है ना. x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 आएगा इसके लिए ना. तो वो दो पॉइंट से पास कर रहा है. फॉर्चुनेटली दोनों पॉइंट सेम है. मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. बाकी यार थोड़ा सा और मैथ में सीखोगे. ये थोड़ा बहुत मुझे अपने टाइम की प्रिपरेशन का मैथ थोड़ा सा याद है ना. चलो कोई बात नहीं. अभी के लिए ये याद रखो कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड L होगा, है ना. अच्छा, एक और पॉइंट बड़ा याद रख सकते हो यहाँ. फॉर लेट्स से P, D, F ऑर्बिटल्स. फॉर P, D, F ऑर्बिटल्स जहां L का वैल्यू नॉन जीरो है. सो एट R इक्वल टू 0, ये जो वेव फंक्शन है बेटा, वो 0 होगा कि नॉन जीरो होगा? अगर मेरे पास R का वैल्यू 0 है, तो ये रेडियल वेव फंक्शन 0 होगा कि नॉन जीरो होगा? यस, मतलब ये तो आसान है भाई, 0 हो जाएगा, है ना. बट फॉर S ऑर्बिटल जहां L का वैल्यू 0 है, अगर L का वैल्यू 0 है तो डू यू थिंक ये वाला टर्म यहां होगा ही नहीं, है ना. अगर L का वैल्यू 0 है तो ये जो येलो से मैंने शेड कर दिया है, वो वाला टर्म ही वहां नहीं होने वाला है ना. हाँ सर. तो एट R इक्वल टू 0, दिस रेडियल वेव फंक्शन is found to be non-zero. ये जो रेडियल वेव फंक्शन है, it is found to be non-zero. 3 पॉइंट्स याद रख पाओगे इससे रिलेटेड? ये कहानी थी रेडियल वेव फंक्शन की, है ना. कुछ इस टाइप. तो अगर मेरे पास R इक्वल टू 0 है तो भी वेव फंक्शन 0 नहीं होगा S ऑर्बिटल के लिए. यही P, D एंड F ऑर्बिटल के लिए R इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन का वैल्यू 0 होगा.
यस बच्चे, लिखा है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. not sir. ऐसा ही कुछ पॉइंट्स हम लोग एंगुलर वेव फंक्शंस के बारे में भी समझ लेंगे। Yes, sir. हो गया. Okay. So similarly, for, let's say, angular wave function. Similarly, for angular wave function, a of theta and phi, है ना? So, if you remember, ये एंगल शायद ऐसे थे, ये सपोज z एक्सिस है, ये सपोज x एक्सिस है, और ये सपोज y एक्सिस था. तो डू यू थिंक ये लेट्स से रेडियल वेक्टर, सो ये एंगल होता था थीटा, और अगर इसका रेडियल वेक्टर का मैं कंपोनेंट ले लूं xy प्लेन में, सो डू यू थिंक ये वाला एंगल होता था फाई? कुछ याद है ऐसा? Yes. Yes, sir. ओके, सो ए पार्ट इसके लिए, फॉर एनी s ऑर्बिटल, angular wave function is 1 divided by root of 4 pi, independent of theta and phi, and thus the shape of every s orbital is found to be spherical, Very. जो theta and phi से independent था. Yes? ऐसा ही जो हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ते उस समय भी देखा कि for, let's say, I can say px, py and pz orbital. pz के लिए it is cos theta, py के लिए कितना था? It is sin theta, Sin phi. phi, and it is sin theta cos phi. Cos phi. और ये मतलब ऐसा वो मतलब अब वेक्टर के कंपोनेंट से भी हम लोग देख लेंगे यार, है ना? ये वेक्टर का वेक्टर में सीखा होगा इतना तुम लोगों ने, है ना? सेम सी पार्ट, लेट्स से for d orbital, I can simply say dxy, it is dxz, dyz, dx square minus y square and dz square. dxy के लिए कितना हो जाता था ये? साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन 2 फाई. xz के लिए कितना हो जा रहा था ये? साइन Sin थीटा, square theta cos 2 phi. नहीं बेटा, ये साइन थीटा cos थीटा और xz है ना, सो इट इज साइन फाई. dyz के लिए इट इज साइन फाई नहीं आएगा, ये आएगा भाई मेरे पास yz, यस आएगा, है ना? सो ये आ जाता है मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा एंड कॉस फाई. ये आ जाता है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 फाई, और ये हो जा रहा था 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो ये किसी s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर वेव फंक्शन, किसी p ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर वेव फंक्शंस, और किसी भी d ऑर्बिटल के लिए एंगुलर वेव फंक्शंस. सर वो z वाला क्या है? z स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1.
अच्छा, ये हम लोगों ने नॉर्मल लेक्चर में भी पढ़ा था ना ये सब 1 by 1? Yes. Yes, sir. रेड हाउस या ब्लू हाउस के लेक्चर में भी तो पढ़ा था ये सब। एक और पार्ट तुम लोग याद रख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। फॉर एनी ऑर्बिटल which is, you can say, symmetric about z-axis, which is symmetric about z-axis, its angular wave function should be function of theta only or function of phi only? Theta only. फंक्शन ऑफ थीटा only, है ना। जैसा अगर ये pz में भी देखते तो वो सिर्फ cos थीटा है, और dz² में भी देखते तो वो बस cos स्क्वायर थीटा -1 है, फाई वाला टर्म ही नहीं है उसमें, है ना। और ये ऐसा होना भी चाहिए था ना बच्चे। अगर ये z एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो डू यू थिंक इंडिपेंडेंट ऑफ फाई हो जाएगा फिर वो? z एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो इट विल बी हर एक फाई के लिए एक जैसा सा, है ना। तो x से कितना एंगल है वो मैटर ही नहीं करने वाला। Yes. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। ठीक है, पहले हम लोग ने जितना पढ़ा है उसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। यस बच्चे, इतना लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. और किसी बच्चे को कुछ डाउट है इसमें जो पूछना है? No, sir. ओके, मैं एक दो क्वेश्चन शेयर करता हूं, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। जैसा वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज। तो ये जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है वो बताना है तुम लोग। ओके, देखो बहुत सारे बच्चे आंसर मुझे एक ही ऑप्शन बता रहे हैं, तो सही होना भी चाहिए शायद, है ना। फॉर्चुनेटली कोई बच्चा गलत आंसर नहीं दे रहा है, सबके सब सही आंसर दे रहे हैं। गुड, वेरी गुड। तो भाई सब बच्चे एक ही आंसर दे रहे हैं और वही आंसर सही भी है यार। सो योर आंसर शुड बी डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन देखो कैसे कैसे पहचाना जा सकता था, है ना। डी ऑप्शन देखो कैसे कैसे पहचाना जा सकता था कि कुछ ऐसा, इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद टिपिकल रेडियल वेव फंक्शन फर्स्ट, तो कुछ ऐसा था, ये टिपिकली रेडियल वेव फंक्शन इक्वल टू सम कांस्टेंट multiplied by r raised to the power l multiplied by polynomial of r with degree of n minus l minus 1 and e raised to the power minus, let's say, some constant r divided by n a naught, है ना। देखो पहले तो हम लोग चाहते तो इसको कंपेयर ही कर सकते थे इस इक्वेशन को। जैसा यहाँ r रेज टू द पावर l वाला टर्म कहीं है कि नहीं है? यस, ये है ना। कितना है इसका पावर वहां उस एक्सप्रेशन में? एक्चुअली 1 r का पावर। तो यहां से कंपेयर करके मुझे मिल जाता l का वैल्यू एज 1। अच्छा, यहाँ ये टर्म क्या है? इफ यू कंपेयर दिस टर्म n, तो यहां से मुझे n का वैल्यू 3 मिल जाता। और भी मैं वेरीफाई कर सकता हूं
बेटा ये जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका डिग्री कितना है r का? 1. 1. सो n माइनस l माइनस 1 भी होना चाहिए, और वो भी वेरीफाई हो रहा है अगर l का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 3 है, तो है ना। इट मींस ये तो पक्का हो गया कि दिस ऑर्बिटल विल बी 3p, है ना। ये तो पक्का हो गया कि दिस ऑर्बिटल विल बी 3p यहां से लेकर यहां तक। अब आई इस एंगुलर वेव फंक्शन की बारी, है ना। मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई ये ऑर्बिटल कौन से एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, या जेड एक्सिस के अलोंग है। नाउ वी नो इसके मैक्सिमा के लिए, डू यू थिंक इसके मैक्सिमा के लिए साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम 1 हो सकता है, साइन फाई शुड बी मैक्सिमम एज ए 1, so theta should be pi by 2 and phi should be pi by 2। तो ये z एक्सिस से भी 90 डिग्री पे होना चाहिए और ये x एक्सिस से भी 90 डिग्री पे होना चाहिए। so this should be 3py, it should lies along y axis। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा मुझे याद भी नहीं रह पाता है तो मैं वो कुछ लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक लगा के भी पता कर सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या किया है मैंने? यस सर। वेरी गुड। चलो ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना। अभी इसको हटा दूं मैं? यस सर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग ट्राई कर सकते हो मेरे लिए, इट इज लेट्स से दिस। यस आदित्य विक्रम सिंह, तुम्हारा आंसर सही है। वशिष्ठ राज्य गुरु, तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। सृष्टि तनिष चौधरी, तुम दोनों का आंसर गलत है। धमिल, तुम्हारा आंसर भी गलत है। ध्यान से करो उसको। केविन, देवांश, दोनों का आंसर गलत है तुम लोगों का। सुयश, ध्रुव, आंसर गलत है बेटा, तुम लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो। मानस, नहीं बेटा, आंसर सही नहीं है तुम्हारा। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देवांश, परमार, नहीं बच्चे, आंसर सही नहीं है। यस, ध्रुव लद्दा, तुम्हारा आंसर सही है। गुड, वेरी गुड। अनुज, तुम्हारा आंसर भी सही था। अनुज गौतम, अब देखो मुझे पूरा नाम याद हो गया उस बच्चे का। शुभम प्रजापति, तुम्हारा आंसर भी सही है। यस मानस, तुम्हारा आंसर सही है। अब्जा। हरिप्रिया सराफ, तुम्हारा आंसर गलत है बेटा, है ना। ओके ठीक है बेटा। ये देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना चाहिए था तुम्हें। सो as per answer is concerned, the wave function should be equal to certain constant k, e raised to the power certain constant and let's say r। तो तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता था, r square and it is r square k1 r plus it is k2। now if you compare this expression with जो हम लोग का टिपिकल वेव फंक्शन होता था, तो L का वैल्यू यहाँ 2 हो जाना चाहिए था,
और n माइनस l माइनस 1 का वैल्यू 2 हो जाना चाहिए. So this orbital must be 5d. अब अगर ये ऑर्बिटल 5d है, so its angular wave function should be independent. ये तो गलत हो गया. psi square has a maximum value at origin. ये भी गलत हो गया क्योंकि psi का वैल्यू at origin will be 0. psi का वैल्यू at origin will be 0 in this case. यस बच्चे, ये क्लियर है ऐसा? सर इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या होगी? n का वैल्यू बेटा, l का वैल्यू अगर 2 आ गया तो मुझे n का वैल्यू मिल जाता 5. n माइनस l माइनस 1 भी तो 2 है, क्योंकि ये जो बाकी बचा है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, तो पॉलिनोमियल विद डिग्री ऑफ 2. इसमें 2 रेडियल नोड्स होंगे और 2 एंगुलर नोड होंगे. मुझे क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Very Yes, good. sir. ठीक है, चलो मैं ऐसा और क्वेश्चन खोजता हूं. ओके, चलो ये जो पैसेज में दोनों रेडियल वेव फंक्शंस दिए हुए हैं वो अपने नोट्स में लिख लो. क्वेश्चन के जो दोनों रेडियल वेव फंक्शन के वैल्यूज दिए हैं वो लिखो. अरे ये क्या हो गया भाई? सर क्वेश्चन चला गया. रुको, अभी आएगा. क्वेश्चन में दोनों रेडियल वेव फंक्शन, एक रेडियल वेव फंक्शन a ऑर्बिटल के लिए है और एक रेडियल वेव फंक्शन b ऑर्बिटल के लिए है, दोनों का वैल्यू लिखो. यस, लिख लिया ये? 2 मिनट सर. 2 सेकंड सर. यस सर, हो गया. ठीक है, ओके. अब सर मैं 1 मिनट. सर 2 मिनट. या तुम लोग फोटो खींच के भी रख सकते हो उसका. लैपटॉप, टैब, फोन सब में तो स्क्रीन प्रिंट हो जाता है. Sir, हो गया. हो गया सर. ठीक है, गुड. अब इसके बेस पे 2 क्वेश्चन हैं, दोनों का मुझे सही आंसर बताओ. यस, ध्रुव, लद्दा, तुम्हारा आंसर सही है बेटा, है ना? ये ध्रुव अच्छा बच्चा है. यस, मानस भारद्वाज, तुम्हारा आंसर सही है बेटा. सो यहाँ मैं जो लिख देता हूँ वेव फंक्शंस के वैल्यू जो जो गिवन थे. ये r ऑफ a गिवन था k1 and it is sigma minus 1, it is sigma square, it is 8 sigma plus 12
अच्छा भाई थोड़ा 27 का आंसर ठीक से बताना, फिर से मैंने भी नहीं पढ़ा था। फॉल्स स्टेटमेंट बताना है तुम लोगों को, है ना? ट्रू स्टेटमेंट नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं उसके। ये है रेडियल वेव फंक्शन और ये है एंगुलर। ये दूसरे वाले ऑर्बिटल के लिए है। इट इज K2 6 माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस सिग्मा y2। और जहां सिग्मा का वैल्यू गिवन है इट इज 2RZ डिवाइडेड बाई 3a। सो 27th में अच्छा दोनों के दोनों s ऑर्बिटल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? दोनों के दोनों s ऑर्बिटल हैं। कोई मेरे पास r एज ए टर्म कॉमन नहीं आ रहा है। नहीं है। या एक और आसानी से देख सकते थे, जब तुम r का वैल्यू 0 पुट करोगे मींस सिग्मा का वैल्यू 0 हो गया है ना। सिग्मा का वैल्यू 0 पुट करने पे रेडियल वेव फंक्शंस के वैल्यूज 0 नहीं हो रहे हैं। इट मींस बोथ आर s ऑर्बिटल। A has greater number of spherical node। यस, A में 3 नोड्स हैं और B में सिर्फ 2 नोड्स हैं। तो A मतलब B स्टेटमेंट भी सही है। B has 3 रेडियल नोड, ये गलत है। B consists only 2 रेडियल नोड। So do you think its answer should be D option? बेटे 27 समझ में आ रहा है कि D होगा कि नहीं होगा? हाँ So सर। distance of nearest and farthest spherical node of A from the origin respectively। यस देखो उसका आंसर भी शायद डी ऑप्शन हो जाना चाहिए था। सिंस इसको मैं लिख सकता था K1 टाइम्स ऑफ सिग्मा माइनस 1 सिग्मा माइनस सिग्मा, ये -8 को मुझे क्या लिखना चाहिए? -2 एंड -6 है ना। सो इट इज सिग्मा -6 एंड e रेज टू द पावर सिग्मा -2। तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू 1 हो जाना चाहिए था, सिग्मा का वैल्यू 6 हो जाना चाहिए था और सिग्मा का वैल्यू 2 हो जाना चाहिए था। यस यही है ना। हाँ सर ये और जैसे मैं सिग्मा का वैल्यू 6 पुट करूंगा, यहाँ सिग्मा का वैल्यू जैसे मैं 6 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 9a0yz। और मिनिमम के लिए ये वाला वैल्यू बन जाएगा, अरे डू थिंक सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। सी है ना। यस सर, हाँ सी। सर सी। सो सी ऑप्शन होना चाहिए। तो 27th का आंसर डी है दिल्ली और 28th का आंसर सी है। सर 28 वापस बता सकते हैं? 28th में कुछ ये आ गया, सिग्मा का वैल्यू जब 1 होगा, सिग्मा का वैल्यू जब 2 होगा एंड सिग्मा का वैल्यू जब 6 होगा तो रेडियल नोड्स आएगा, है ना। और सिग्मा का वैल्यू किसके इक्वल है? 2RZ डिवाइडेड बाई 3a0 है। तो मेरे पास R के क्या क्या वैल्यूज आ जाते हैं जहां जहां रेडियल नोड है? R का वैल्यू मेरे पास आ सकता था 3a0 डिवाइडेड बाई 2Z। R का वैल्यू मेरे पास आ सकता था 3a0 डिवाइडेड बाई Z। और R का वैल्यू मेरे पास यहां से आ सकता था, जब यहाँ सिग्मा का वैल्यू मैं 6 पुट कर दूंगा तो 9a0 डिवाइडेड बाई Z। तो R का जो मिनिमम वैल्यू है वो 3a0 डिवाइड बाई 2Z है। देन इट इज 3a0 बाई Z एंड मैक्सिमम वैल्यू 9a0 बाई Z है। यस क्लियर है बच्चे? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाओगे तुम लोग कि नहीं? मेरे पास और है ऐसे क्वेश्चंस। बेटा ये क्वेश्चन समझ लिया तुम लोगों ने? नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर। ठीक है, मैं और क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, उसको भी और भी ट्राई करो।
लेट्स से सपोज ये क्वेश्चन करो, एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट हो सकता है उसमें। यस आदित्य विक्रम सिंह, तुम्हारा आंसर सही था बेटा। शुभम प्रजापति, नहीं बेटा पूरी तरीके से सही नहीं है। मल्टीपल करेक्ट, मतलब मल्टीपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। नमन शेट्टी, कुछ बच्चे सी आंसर बता रहे हैं। आदित्य विक्रम सिंह भी सी आंसर बता रहा है। सी आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर, r रेस टू l में 1 n की पावर l की पावर 1 और e रेस टू पाई डिवाइडेड बाय 2 है, तो सर n 2r और l 1r। अच्छा चलो, मेरे हिसाब से सिर्फ डी आंसर होना चाहिए यार। ये 3p ऑर्बिटल है ना? यस सर, सी एंड डी। ये 3p z ऑर्बिटल होना चाहिए। यस सर। ये जो ऑर्बिटल है वो बस 3p z होना चाहिए, मींस n इक्वल टू 3 एंड l का वैल्यू एज 1। सो सिर्फ डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए था। ये सी क्यों आ रहा था मुझे नहीं समझ में आया तुम लोगों को। यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि भाई l का वैल्यू 1 है और n माइनस l माइनस 1 भी 1 है। ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। यू थिंक ये लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा इस ब्रैकेट में, है ना? सो यहाँ से मेरे पास n का वैल्यू 3 आ जाएगा। सो ये 3p ऑर्बिटल आ जाएगा। और क्योंकि सिर्फ cos थीटा है, cos थीटा मींस z एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम होगा ये, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है तुम लोग सी में गलती क्या कर रहे थे? हाँ सर, देख गई। सर वो सी वाला ऑप्शन समझ में नहीं आया, क्यों गलत है? बेटा n का वैल्यू 3 है इसलिए गलत है वो। या तुमने n का वैल्यू 2 क्यों टिक किया? चलो मुझे ये बताओ। n का वैल्यू 2 क्यों टिक किया था? सर मैंने p की वैल्यू पुट करी थी सर, e रेस टू माइनस p/2 में सर। बेटा वो क्योंकि जो टर्म दिया हुआ है वो 2 से मल्टीप्लाई भी तो किया है, 2zr/na0, तो वहां से तो वो n के टर्म्स में आ जाएगा। n का वैल्यू वहां से पता ही नहीं चलेगा मुझे। 2 and 2 तो कैंसिल वही आउट हो सर, मैंने गलत देख लिया था सर। हाँ, तो हम लोग इन्हीं दोनों टर्म से बता पाएंगे, है ना, आराम से। सर हाँ बोलो। सर मुझे नहीं समझ रहा है कि वो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये देखो लीनियर इक्वेशन है ये वाला जो सर्किल किया है मैंने। हाँ सर। लीनियर इक्वेशन है, मींस r का डिग्री क्या है यहाँ? 1 मींस 1 रेडियल नोड है उसमें। यस सर। 1 रेडियल नोड मींस n माइनस l माइनस 1 कितना होना चाहिए? 1। यस सर। l का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 1। ओके सर। यस सर। n का वैल्यू 3 आ जाएगा। उन्होंने एक रो उधर मल्टीप्लाई भी, मल्टीप्लाई में सर वो रो इनटू 6 माइनस रो। अरे तो यही तो सिखाया जा रहा है बेटा कि r रेज टू द पावर l मल्टीप्लाइड बाई polynomial of r with degree of Yes n sir, got it. 1. Sir, so if the degree would be 2, so number of radial nodes would become 2. हाँ वही तो बताया जा रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे।
सही सही बोल रहे हो ना। अगर डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो दो रेडियल नोड आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है, बढ़िया। चलो मैं और क्वेश्चन शेयर करता हूं ऐसा ही। पहले लेट्स डू दिस क्वेश्चन। पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, Yes. फिर से एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है उसमें। यस अक्षय, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा तुम लोगों को, अदरवाइज वीडियो तो मैं भेज ही दूंगा उसका, है ना, रिकॉर्डिंग। अमन, एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है बेटा उसको। यस ध्रुव, एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है। देखो अभी पूरी तरीके से मुझे किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है इस क्वेश्चन का। प्रीतन, सी एंड डी साइमल्टेनियसली ठीक नहीं हो सकते हैं। देखो उसका आंसर पहले मैं बताता हूं। आंसर उसका ए है, आंसर उसका बी है, और आंसर उसका डी है। सर बी कैसे मैंने आया यही सर? बोला। ए और डी आया सर, डी नहीं आ रहा था। हाँ सर, ए और डी तो आ गया था। ए और डी आ रहा था, बी नहीं आया। क्यों? मैग्नेटिक ये एस ऑर्बिटल है तो सर मैग्नेटिक नहीं सर, बी 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 नहीं आ रहा था सर। सर, बी नहीं आ रहा था, ए और डी आया। देखो अभी आ जाएगा, है ना। चलो पहले ए एंड डी ऑप्शन समझते हैं, है ना। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि 4 रेडियल नोड, है ना, 4 रेडियल नोड, ये वेव फंक्शन का वैल्यू किसके इक्वल हो जाना चाहिए था? 0 के, है ना। फॉर रेडियल नोड दिस वेव फंक्शन शुड बी इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं 0 से इक्वेट करूंगा, ये 2 माइनस जेड आर डिवाइडेड बाई ए नोट वाला टर्म 0 हो जाता, और ये आर का वैल्यू आ जाता 2a नोट बाई जेड। लिथियम 2+ के लिए z का वैल्यू 3 है, सो ये आ जाता 2a नोट बाई 3, and this comes out to be 0.67 a नोट। ए ऑप्शन तो सही है, मस्त एकदम, है ना। हाँ सर। डी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन में सही इसलिए बोल सकता हूं, एट आर इक्वल टू 0 ये वेव फंक्शन 0 है कि नॉन जीरो है? नॉन जीरो। नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो ये पक्का पक्का क्या है? कोई एस ऑर्बिटल है, और एस ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 होता है। ऐसे भी तो बता सकते हैं ना कि वो r टू द पावर l वाला टर्म मिसिंग है। यस, आर रेज़ टू द पावर एल वाला टर्म मिसिंग है, तो मैं बोल सकता हूं एल का वैल्यू 0 होना चाहिए, और मैं वहां से भी बोल सकता था कि ये एस ऑर्बिटल है। तो मेरे पास ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में तो कोई परेशानी नहीं है।
यस बच्चे, इतना लिखा है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. yes sir. ठीक है, अब आगे मैं थोड़ा समझाता हूँ। बी ऑप्शन, ऑल्दो मैंने क्लास में लिखाया था, डेरिवेशन नहीं किया था, अभी कर भी लेंगे। देखो यहाँ so as per B option is concerned, बी ऑप्शन कुछ ऐसा ध्यान से देखना भी, कुछ याद है? बी ऑप्शन फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी this differential of 4 pi r square and r of r का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाना चाहिए डिफरेंशियल उसका? 0। ये टर्म 0 हो जाना चाहिए था, मैक्सिमा आ जाता ग्राफ्स में, है ना। इसको फर्दर में इसको फर्दर में क्या लिख सकता था? 2 times of r and radial wave function and differential of r and r of r equal to 0। चेन रूल लगा लिया हम लोगों ने, है ना। यस Yes, sir. yes sir. Yes, sir. अब फर्दर में इसको लिख सकता था क्या? 2r r of r, अब प्रोडक्ट रूल लगा लो तो ये आ जाता r of r प्लस, डू यू थिंक, r and differential of r। ऐसे ही आएगा प्रोडक्ट रूल लगाने से। जब लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। हाँ सर। yes sir. Yes, ये sir. अच्छा चलो, अब इससे हम लोग आगे बढ़े, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। या इसका डिफरेंशियल चलो मुझे बताना अभी। 2r r ऑफ r, ये कितना था बेटा? r ऑफ r का वैल्यू कितना था? या मैं एज इट इज रखने देता हूँ अभी, r ऑफ r प्लस r। ये डिफरेंशियल कितना होता? r ऑफ r का डिफरेंशियल, r ऑफ r का डिफरेंशियल कितना होता? तुम्हारे पास वो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था कि नहीं? हाँ सर, वो बड़ा वाला। चलो अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो मुझे दिख पा रहा है यहाँ से, वो कुछ ऐसा, z डिवाइडेड बाई 2a नोट, और इसका लेट्स से रूट, और उसमें फर्दर हम लोग चाहते तो मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे, है ना। तो उसमें अगर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया फर्दर, तो ये आ सकता था लेट्स से माइनस z डिवाइडेड बाई a नोट, है ना, माइनस z डिवाइडेड बाई a नोट, और जो दूसरा वाला टर्म है वो एज इट इज। फिर फर्दर ये पहला वाला टर्म एज इट इज multiplied by differential of next term, which is minus EZR by A naught, 2A naught, minus ZR by 2A naught, और इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग किससे कर रहे होते? माइनस Z डिवाइडेड बाई 2A naught। जैसा प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो R ऑफ R के डिफरेंशियल के लिए। Yes, sir. अब देखो इसमें से क्या क्या टर्म कॉमन आएगा, बहुत सारा टर्म कॉमन आ सकता था। सो यहाँ 2r एंड r ऑफ r, इट इज 2r एंड r ऑफ r, यहाँ एक टर्म बच रहा है r ऑफ r प्लस। ये तो बड़ा अच्छा सा कहानी बच्चे हुए दिखाई दे रहा है।
ये वाला जो सब टर्म है मिला के, चलो भाई इससे आगे मेरे लिए सॉल्व करो तुम लोग, है ना, मुझे इससे आगे नहीं आता है, तुम लोगों को करना है। उस ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है उसको सिंपलीफाई करो, ब्रैकेट के जो अंदर वाला टर्म है उसको थोड़ा सिंपलीफाई करो। ई का पावर तो कॉमन आ जाएगा ये, है ना, और ये Z/2A0 भी कॉमन आ जाएगा। प्रीतन ये अंदर क्या बच रहा है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचेगा? सर मैंने कैलकुलेट किया था लेकिन मैंने नोटबुक चेंज किया, अभी वो खत्म हो गया, तो मैं 2 मिनट में बताता हूँ। ठीक, बहुत सारी चीजें कैंसिल्ड आउट हो सकती हैं इसमें, और आर स्क्वायर वाला एक टर्म तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर बताओ। हाँ बताओ। सर 2r into 2 minus zr upon a0 नहीं, टाइम्स। ये ब्रैकेट के अंदर उतना बच रहा है क्या सर? अच्छा क्वाड्रेटिक बताओ। नहीं ये, हाँ ये ब्रैकेट के ये पूरा टर्म क्या बचेगा, 2r r ऑफ r या उसका होल स्क्वायर है? सर एक सेकंड बताओ। हाँ। सर ब्रैकेट में 2 minus 3 z upon zr upon a0 plus z square r square upon 2 a0 square बचता है। बस फिर से बताओ क्या था? 2 फिर आगे minus 3 zr minus 3zr upon a0 plus z square r square upon 2 a0 square। ऐसा? हाँ सर। देखो ये बाकी बच्चे भी देखो, उनको भी थोड़ा बहुत इस टाइप का बचना चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं ई का एक और पावर बाहर ले लूंगा तो उतना बचेगा ना शायद। नहीं, मैं एक्सपोनेंशियल का पावर बाहर लूंगा तो बचेगा ना शायद इतना। ये हाँ सर z/2a0 का रूट वो सब भी बाहर लेना पड़ेगा मुझे, जो ऑब्वियसली कभी 0 हो नहीं सकता है ना। हाँ सर। बस सब बच्चों को इस टाइप का एक्सप्रेशन कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्वाड्रेटिक? आर ऑफ आर का वहां वैल्यू पुट कर दो, देखो तुम लोग को इस टाइप का कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनना चाहिए था वहां। ठीक है, तुम लोग बाद में और करते रहे ना, बस ये जैसी मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा और इस टर्म को मैं 0 से इक्वेट करूंगा, तुम लोग को श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता था वो रूट्स वाला, है ना, -b रूट को +-b² -4ac, और यहां से मेरे पास टर्म आ जाएगा 3 ±√5 टाइम्स ऑफ a0/z। हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू यहां 1 पुट कर दोगे। हाइड्रोजन के लिए यहां z का वैल्यू 1 पुट कर दोगे,
ये तुम लोग का कैलकुलस में नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीक में कुछ इंटीग्रेशन टाइप कुछ होगा कि नहीं होगा? सर मैक्सिमा मिनिमा भी बचा है अभी तो, उसके बाद इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन बचा हुआ है सर अभी थोड़ा तो। तो हम लोग क्या क्वेश्चंस करें भाई? अब इंटीग्रेशन वाला कुछ कर ले कि कुछ और क्वेश्चन कर ले जिसमें इंटीग्रेशन की जरूरत ना पड़े? क्या करना चाहिए? बता देना कैसे करते हैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट, आगे काम कर लेंगे। सर हाँ, मुझे ये डिफरेंशिएशन में और एक टर्म आनी चाहिए थी ना सर? कौन सा टर्म आना चाहिए बेटा? सर जिसमें हम वो फर्स्ट टर्म z/2a0 का रूट को डिफरेंशिएट करेंगे वो अरे वो डिफरेंशिएशन तो 0 है बेटा। z डिवाइडेड बाय 2a0 में तो r है ही नहीं ना, कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0 हो यस जाए। सर, हाँ सर, गॉट इट। यस, डन। यस सर। ठीक है, इंटीग्रेशन के बेस पे हम लोग किसी और दिन सीखते हैं। मैं अभी मेरे पास और क्वेश्चंस हैं ऐसे वाले, पहले वही करते हैं ना। सो तुम मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन करो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यस, if node at infinity is not neglected, then calculate total radial and angular node given in given d orbital. लेट्स से किसी गिवन d ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन गिवन है और मुझे यहाँ टोटल नंबर ऑफ नोड्स पता करने हैं if node at infinity is not neglected. यस, ध्रुव लद्दा तुम्हारा आंसर सही है। सृष्टि तुम्हारा आंसर गलत है। नमन शेट्टी गलत है। सुयश तुम्हारा आंसर सही। देवांश नहीं बेटा। अमन तुम्हारा आंसर भी गलत है। विनीत तुम्हारा आंसर सही है। नहीं, सृष्टि बेटा गलत है तुम्हारा आंसर। केविन तुम्हारा आंसर गलत है। मानस भारद्वाज तुम्हारा आंसर सही था और स्निग्धा प्रीतन तुम्हारा आंसर भी सही है। देवांश यस। सो कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ का सही है कुछ का गलत भी है। सो रेडियल नोड मीन्स ये मेरे पास एक रेडियल नोड है, ये मेरे पास एक रेडियल नोड है, और अगर इन्फिनिटी का नोड भी ले लिया सो total number of radial node including node at infinity is found to be 3, and number of angular node, since ये d orbital है so d orbital के लिए number of angular node हो जाते 2, so 3 plus 2 total number of nodes are 5. टोटल नंबर ऑफ नोड्स लेट्स से 5 है। यस, क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट और मैं ऐसा ही आसान सा क्वेश्चन शेयर करता हूं तुम लोगों के लिए। लेट्स से सपोज ये क्वेश्चन काफी कॉमन है और काफी बुक्स में है। इट इज सिंगल चॉइस करेक्ट, मुझे आंसर बताओ उसका। प्रीतन तुम्हारा आंसर गलत है। थोड़ा आराम से पढ़ो बेटा क्वेश्चन को, उसके बाद मुझे आंसर बताओ। ध्रुव तुम्हारा आंसर गलत है।
मानस तुम्हारा आंसर सही था, नहीं प्रतिष्ठा तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा। अनुज गौतम तुम्हारा आंसर सही है। यस प्रीतन अब तेरा आंसर सही है। धर्मिल पारेख गलत आंसर। अक्षा गलत आंसर। सानिया शेट्टी पार्शियली गलत पार्शियली सही। प्रथनव गलत आंसर है तुम्हारा। विनित शाह तुम्हारा आंसर सही है। देवांश परमार तुम्हारा आंसर भी सही है बेटा जा। उदय तुम्हारा आंसर गलत है। प्रथनव तुम्हारा आंसर गलत है। श्रीजनी तुम्हारा आंसर सही है। यस मानस भारद्वाज हरिप्रिया श्राफ दोनों तुम्हारा आंसर सही है। सुयश गलत आंसर। आदित्य विक्रम सिंह अमन अग्रवाल दोनों का गलत है तुम्हारा आंसर। अमोघ गलत आंसर है बेटा। चलो मैं केविन गलत है आंसर बेटा। चलो मैं तुम लोग की हेल्प करता हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे सही आंसर भी दिया है यार। सो इसका आंसर है डी ऑप्शन। यस अमन। सो डी ऑप्शन क्यों क्यों है थोड़ा बहुत समझ लो यार। XY प्लेन इज ए नोडल प्लेन। XY प्लेन जैसी नोडल प्लेन होता मेरे पास बी आंसर चला गया और मेरा सी आंसर चला गया है ना। ऑब्जर्वेशन 1 से ही मेरे पास 2 आंसर तो चले गए थे। ऑब्जर्वेशन 2 द एंगुलर फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल इंटरसेक्ट 3 एक्सेस एट ओरिजिन ओनली। जैसा सपोज अगर मेरे पास ये 3p z ऑर्बिटल होता, अगर मेरे पास 3p z ऑर्बिटल होता तो डू यू थिंक ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को यहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है और ओरिजिन पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है 3p z ऑर्बिटल। बट अगर ये 6d yz ऑर्बिटल होता, 6d yz ऑर्बिटल its intersect coordinate axis only at origin। तो ये तो कंफर्म था इट मस्ट बी सम d ऑर्बिटल। और ये वो d ऑर्बिटल है जिसमें कितने रेडियल नोड्स होने चाहिए थे? 4 1 2 3। सो इसका n माइनस l माइनस 1 3 होना चाहिए। l का वैल्यू 2 होना चाहिए था तो n का वैल्यू 6 आ जाता। और ये 6d या तो yz या ये 3d xz भी हो सकता था है ना। बेटा ये या तो 3d yz ऑर्बिटल होना चाहिए था या ये 3d xz ऑर्बिटल होना चाहिए था। Sir, it will be 6D YZ ना? 6d l का वैल्यू 2 है बेटा यहाँ। नहीं सर आपने गलती से वहां पर XZ लिख दिया, बस वही करेक्ट कर रहे हैं। अच्छा 3d Yes. मैंने xz लिख दिया है। यस 3d xz में xy प्लेन नोडल प्लेन है ना। अच्छा हमने 3 जो लिखा है ये कंफ्यूजन है सारी लाइफ की। सो इट इज 6 अभी ठीक है। हाँ सर। ये क्वेश्चन काफी जगह है। तुम लोग आगे जो कुछ टेस्ट वो सब लिखोगे कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल भी सकता है ना। तो डी ऑप्शन आंसर है बेटा उसका है ना। नहीं क्वेश्चन समझा तुम लोगों ने? यस सर। काफी बच्चों ने गलत Yes, किया sir. था तो और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके जैसे से। सो चलो ये क्वेश्चन आसान है, जल्दी से इसका आंसर करना।
यस भाई, आसान क्वेश्चन पूछा है ये तो। यस केविन, तुम्हारा आंसर सही है। तनिष, तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा। हरिप्रिया, नहीं सही है आंसर। विनित शाह, तुम्हारा आंसर सही नहीं है बच्चे। हरिप्रिया अभी भी सही नहीं है आंसर। यस स्निग्धा, तुम्हारा आंसर सही है। शानिया शेट्टी, बेटा आंसर सही नहीं है। शुभम, नहीं आंसर सही है। श्रेयस, तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। तनिशी, तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। अनुज जी, तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। सृष्टि, तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, ये आसान क्वेश्चन को टफ कैसे बना लिया तुम लोगों ने। नहीं तनिशी, अभी आंसर सही नहीं है। अमन, तुम्हारा आंसर सही है। ये तुम लोगों ने बड़ा डिफिकल्ट बना लिया इस क्वेश्चन को। ये ऑर्बिटल 3D x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इट मीन्स we have maximum probability of finding the electron lies along the axis. It has maximum probability of finding the electron lies along the axis. It is 3D x square minus y square वाला ऑर्बिटल। अच्छा, इसमें इस ऑर्बिटल में जो ये वाला पॉइंट है, इस ऑर्बिटल में जो ये वाला पॉइंट है, इट इज समवेयर a, 0, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁵ है। सो ऑब्वियसली अगर मेरे पास कोई पॉइंट अगर यहाँ ऐसा भी रहता 0, a, 0, तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁵ है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, ये पॉइंट कहीं यहां लाई करने वाला है, इस प्लेन पे। इट इज a, a, तो डू यू थिंक ये वाला जो प्लेन है जहां x का वैल्यू a है, y का वैल्यू a है एंड z का वैल्यू a है, ये नोडल प्लेन पे पॉइंट है? यस सर। यस सर। तो अगर Yes, ये वाला sir. पॉइंट इस ऑर्बिटल के नोडल प्लेन पे है, सो वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? 0. 0. So it should be 0 there. इस वजह ये समझ में आ रहा हो तुम लोग क्या गलती कर रहे थे, वो भी समझ में आ रहा है? Yes. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम लोग इसके बेस पर और भी क्वेश्चंस कर सकते थे। सो नेक्स्ट वन, अब चलो मैं थोड़े थोड़े यहाँ से क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से दिस वन। मुझे ये ए से लेके एफ तक का जो नंबर है, वो नंबर तुम लोगों को बताना है क्या है। जिन बच्चों को अगर डेंसिटी का फार्मूला नहीं आता, मैं उनकी हेल्प करूंगा यार। सी ऑप्शन के लिए डेंसिटी का जो फार्मूला है वो PM/RT होता है ना। डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय R डिवाइड बाय T है।
चलो मुझे पहले ए का वैल्यू क्या है ये बताओ। इस ए का वैल्यू क्या है यहाँ? वेरी गुड। ए का वैल्यू यहाँ, अच्छा कुछ बच्चों ने मुझे सही आंसर बताया, कुछ ने गलत बताया भाई। तो ए का वैल्यू यहाँ 0 होना चाहिए था, सिंस कन्फर्मली इट इज s ऑर्बिटल। Confirmly it is s orbital as wave function is non-zero at r equal to 0. Wave function यहाँ non-zero है at r equal to 0. a का वैल्यू 0 है। Now to check b का वैल्यू है यार, number of subshells energy between 8s and 8p। यस नमन ने शायद मुझे सही आंसर बताया है। between 8s and 8p you can fill 7d, you can fill let's say 6f and you can fill 5g. So 3 subshells having energy between 8s and 8p. ना 3 subshells having energy between 8s and 8p. ए 0 क्यों था? ए 0 इसलिए था क्योंकि वो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड 0 होता है। और वो s ऑर्बिटल कैसे पता चला कि उसका वेव फंक्शन नॉन जीरो है एट r इक्वल टू 0। सो b का वैल्यू आएगा 3। नाउ जस्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ c। रेशियो ऑफ डेंसिटी, यस ये देखो 4। मैं pm अपॉन RT का फार्मूला अप्लाई करना है, सो m डिवाइडेड बाई t चेक करना है टेक्निकली तुम्हें ना। हाँ सर। तो m डिवाइडेड बाई t, SO2 64 है, O2 32 है ना। तो मॉलिक्यूलर मास डबल है और टेम्परेचर हाफ है, तो 4 टाइम हो जाएगा डेंसिटी। अब देखो D, E एंड F तो तुम लोग जानते हो है ना। यस D का आंसर क्या है? D 8 यस, सो D should be 8। E 2 number of radial node whose radial wave function, yes E का वैल्यू should be 2। F का वैल्यू, F क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कहीं क्लास में किया था, याद है? एटॉमिक असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 था ये, उसके जैसा सा है ना। यस उसमें पोटेंशियल, ये क्वेश्चन हम लोग किया था ऑलरेडी, पहले ओलंपियाड वाले बैच में भी किया था ये क्वेश्चन। यस कितना है बेटा उसका आंसर? 0। नहीं, वो सर, इसका असाइनमेंट भी वाले का आंसर 0 है। क्या सर 2 है? 2 नहीं होना चाहिए, जैसा वी नो टोटल एनर्जी, यस 1 होना चाहिए। यस सो सृष्टि ने बताया है कि ये 1 होना चाहिए। अच्छा 1 क्यों हो सकता था, ये कुछ ऐसा आसानी से समझ सकते थे यार। वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट is nothing but plus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें तो कोई कैच ही नहीं होना चाहिए। नाउ यू नो टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ये डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही है ना आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम।
Yes, sir. तो अगर ये वाला वैल्यू मेरे पास 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डू यू थिंक TE1 का भी जो वैल्यू है इट शुड बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? So 13.6 divided by 13.6 will be 1. तो ये नंबर मेरे पास हो जाना चाहिए 03481। तेरा D4 होना चाहिए ना? D मेरे पास सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस। तो चेक कर लेते हैं। देखो सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस मींस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा है ना। सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मींस 1 का स्क्वायर, एंड बेरिलियम 3 प्लस के लिए इट इज 4। 8 तो आ जाएगा डी के लिए, है ना। यस, नोट डाउन। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस का मैं एक वर्कशीट दे दूंगा तुम लोगों को आज ही, है ना। थोड़ा ये ए से लेके एफ तक सारे ऑप्शन समझ में आ रहे हैं तुम लोगों को क्या क्या है? 03481 कैसे आया आंसर? Yes, sir. मेरे लिए ऐसा और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलो मेरे लिए तुम क्वेश्चन करना पहले ये वाला। सर पिछले क्वेश्चन में ई का वैल्यू वो ई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था ना सर? क्वाड्रेटिक था ना, तो एल का वैल्यू 2 रहेगा। सॉरी, रीडिंग नोट्स का। किसके लिए आंसर? उसका आंसर 03481 था, है ना। सर चलो मेरे लिए वाला क्वेश्चन करो तुम लोग। So rho should be equivalent to which number? Which 4-digit number? यस केविन, तुम्हारा उतना पार्ट सही था। और आगे बताओ आंसर। यस सुयश, उतना पार्ट सही है। मुझे पूरे का आंसर बताओ, है ना। स्निग्धा तुम्हारा गलत था बेटा।
ध्रुव नहीं बेटा, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। यस अमन, तुमने पूरी तरह से डिकोड नहीं करा, बट बहुत सारा तुमने डिकोड किया। पूरा डिकोड करो उसको। जो 3 किए वो सही है ना? हाँ, जो 3 किए वो सही थे। लेटर सी डिकोड करो। यस केविन, तुम्हारा के लेटर सही है। अब कोई बच्चा तो मुझे पूरा आंसर बताओ। उदय, वही सी लेटर बताओ क्या आएगा। नहीं हरिप्रिया बेटा, के का आंसर उतना नहीं था। भाई सी की जगह सी नहीं लिखना है, सी का आंसर लिखना है। सर बाकी 3 सही है। हाँ, बाकी 3 सही था, है ना। लेकिन ऑप्शन देख के पता चल जाएगा ना कि सर किसमें सी ऐसा, मतलब 7-2 ऐसा कुछ है। अबे यहाँ CIA की तो हेल्प करना नालायक, और ऑप्शन की बातें कर रहा है। देखो क्या कर रहा है तू। यस अनुज, ये बच्चा अच्छा है। तो देखो अनुज ने आंसर भी पूरा सही बताया है। इट इज 7-2। यस आदित्य विक्रम सिंह 5-6। So your answer is 7-2-5-6. So I hope R ऑप्शन में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए थी। R ऑप्शन में ऐसा गिवन है n minus L minus 1 is 5 and L का वैल्यू is 1, so n का वैल्यू is 7, तो इसलिए R का वैल्यू तो आ जाता 7, which is 7/1, है ना। रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी, इट इज फाउंड टू बी 2। ओ लेटर में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेटर सी के लिए रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन नैनोमीटर। सो इफ यू रिमेंबर, hcy lambda minus work function should be equal to kinetic energy of photoelectron, in which hcy lambda should be equal to 12400, 12400, and then wavelength given है 12.4 micrometer. 12.4 micrometer means it is 12.4 into 10 raised to the power कितना हो जाता है, -6 ना। Yes. ना 12.6 into 10 to the power -6 means अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दूं तो डू यू थिंक 10 to the power 4 एंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा, है ना। हाँ सर। अच्छा, माइनस वर्क फंक्शन इज 20 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी इक्वल टू, ये वाला पार्ट भी क्या आ जाएगा, 100 मिली इक्विवेलेंट आएगा क्या ये वाला पार्ट। डू यू थिंक ये भी 100 मिली इक्विवेलेंट -6 -40,
तो इट इज 60 मिली इक्विवेलेंट, ये आ जाता 60 मिली इक्विवेलेंट। और कुछ अब ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लो। सो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाई 60 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 60 into 10 to the power minus 3, this much of एंगस्ट्रॉन्ग है ना। सो दिस मच ऑफ एंगस्ट्रॉन्ग मीन्स इसको मैं O 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। कितना आएगा ये 5 नैनोमीटर। सो ये 5 नैनोमीटर आ जाता। सी का आंसर मुझे मिल जाता यहां से 5। सी का आंसर मुझे मिल जाता यहां से 5। सर वो 60 कैसे आया? 60 कैसे आया? देखो 100 माइनस 40, सबसे उसका ऊपर देखो। 100 कैसे आया सर? वो हाँ 100 कैसे? सर वो 100 क्या नहीं बस आया। 12,400 डिवाइडेड बाई 12.4, डिनोमिनेटर में 10 to the power 4 है, तो सर ये -6 होता है ना माइक्रोमीटर। सर -6 होगा और वो 10 तो एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये फार्मूला यही था ना, 12,400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन द यूनिट ऑफ एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यही तो एनर्जी था। हाँ सर। तो माइक्रोमीटर 10 to the power -6 है और एंगस्ट्रॉम 10 to the power -10 है। तो अगर मैं माइक्रोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से ये आ जाता 100 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 40 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 60 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर इस फार्मूले में 60 into 10 to the power -3 पुट कर देंगे मिली वोल्ट के लिए। यस सर। और लास्ट वाले का आंसर तो आसान था कि जो K होना चाहिए था, इट इज 5 - 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 2 होल डिवाइड बाई 2 है ना। और ये कितना आ जाता? 6। तो ये जो रॉक है वो आ जाता 7256। यस सर। यस, देवांश परमार बोल रहा है कि इसके बाद CIA में जॉब मिल जाएगा। मिल सकता है, पढ़ाई लिखाई करेगा तो लाइफ में, है ना। रुको, और तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी पहले CIA से पहले। सो मेरे लिए तुम अब जब तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार ऐसे ऐसे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चलो ये CIA की कहानी नहीं है, ये संता और बंता की कहानी है। यस, साक्षा पाठक थोड़ा आगे बढ़ो, एक आंसर तो सही है। यस, और आगे बढ़ो, ये बी का आंसर भी सही है। अब पूरा आंसर बताओ मुझे। यस समन, ABC सही है, पूरा बताओ बेटा मुझे। अक्षा
तुमने एक बीच में शायद गड़बड़ कर दिया था। यस नमन शेट्टी। यस मानस, उससे आगे बढ़ो भाई। तो एक तो ये जो ऑर्बिटल है यहाँ, है ना, यहाँ ये जो ऑर्बिटल है, कंफर्मली इट विल बी 3s ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को देख के हम लोग पहचान सकते थे कि ये पक्का पक्का 3s ऑर्बिटल होगा। सो यहाँ a का वैल्यू 3 है, यहाँ b का वैल्यू 0 है, यहाँ c का वैल्यू 0 है। और ये सब तो अभी हम लोगों ने किया था लास्ट किसी में, क्वेश्चन में ही किया था 3 हाँ, ये 8s एंड 8p के बीच में हम लोग 5g फिल कर पा रहे थे, 6f एंड 7d। तो मेरे पास डी ऑप्शन का आंसर 3 होता, डी वाले पार्ट का। ई आंसर 0 है, एस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, एंड एफ के लिए रेडियल डिस्टेंस ऑफ, हाँ सर करने दो। अच्छा वो करना है, radial distance of spherical node which is farthest from nucleus if k3 का value is 1। मीन्स उस टर्म को 0 से इक्वेट कर देना है। यस तनिष शाह, तुम्हारा आंसर सही है भाई। यस केविन। शुएश एकदम सही है। अमन बेटा लास्ट वाला का सही नहीं है, देखो ध्यान से देखो। यस एफ का आंसर होना चाहिए था 3 तुम लोगों को, है ना। सर वो फैक्टराइज करने में गलती हो गई। -5r प्लस 6 को मैं लिख सकता था r -3 एंड r -2, एंड अगर ये 0 है तो r का वैल्यू 2 आता और r का वैल्यू 3 आता। तो मेरे पास यहाँ नंबर हो जाना चाहिए था ये 300303। यस भाई, ऐसा एक और क्वेश्चन करोगे? Sir, can you explain the A option? ए ऑप्शन ऐसा ना बोलो यार। अच्छा ए ऑप्शन में देखो बेटा, यहाँ r इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन 0 है कि नॉन जीरो है? नॉन जीरो सर। नॉन जीरो है, तो ये s ऑर्बिटल है। और क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, तो n माइनस l माइनस 1 2 है, तो वहां से n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 0 है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, और l का वैल्यू 0 है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 है। वत्सल, आर यू गेटिंग द पॉइंट? बेटा मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, मेरे लिए एक और लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ आज के लिए। यस, ये पढ़ पा रहे हो तुम लोग ये पूरा क्वेश्चन? Yes, sir. चलो, ये भी CIA रशिया वही सब है कहानी। सर बंसल में क्यों की? चलो मैं तुम लोगों को जो टेस्ट पेपर बना के भेजा है उसमें मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है ना।
यस बेटा, पूरा नंबर बताओ क्या आएगा। तनिष शाह, तेरा लास्ट वाला गलत है बेटा, बस बाकी तेरा पूरा ठीक है। सर 4 डिजिट होल नंबर आ रहा है। हाँ, सानिया शेट्टी, तुम्हारा पूरा सही है बेटा, है ना। हाँ सृष्टि, उससे आगे बढ़ो बेटा। यस तनिष, अब तुम्हारा पूरा सही है बच्चे। देवांश परमार, नहीं बेटा पूरा सही नहीं है तुम्हारा। केविन, नहीं भाई। अनुज, नहीं। 10 कैसे आ रहा है भाई तुम लोगों को फर्स्ट डिजिट? सर फर्स्ट डिजिट 1 है ना। 5 होगा। 5 फिफ्थ सेल से सर 5 है। आएगा तो ही तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ आएंगे। तो बच्चे यहाँ फर्स्ट डिजिट इज 5, सेकंड डिजिट क्या है? इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम एस ऑर्बिटल में है, तो ये हो जाना चाहिए 0। तो भेजा मैंने आपको आंसर। अमन, तेरा लास्ट का गलत था, है ना। लास्ट वाला गलत है बेटा, है ना। So it represent principal quantum number of orbit in hydrogen atom where velocity of electron equal to that of electron having de Broglie wavelength approximately equal to, let's say, 10 angstrom. हो सकता था। इफ यू रिमेंबर, कुछ हम लोग ऐसा लिख सकते थे 2 पाई आर एन हो जाता n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.53 शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। यस, ये मैं कर सकता था थर्ड डिजिट वाले के लिए, है ना। थर्ड डिजिट के लिए यहां से एक n और n कैंसल्ड आउट हो गया, और यहां मुझे पता है कि 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई 0.53 इक्वल टू 10, और मुझे n का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। n का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो ये आ गया मेरे पास 6.28। तो ये 6.28 और यहाँ डिनोमिनेटर में 0.53। इस कितना आता है बेटा यहाँ से n का वैल्यू? 3 आएगा। हाँ सर। हाँ सर 3 आएगा।
यहाँ से n सर का ऐसे वैल्यू आ नहीं जाएगा 1 3, by n तो ये 503। सर इट 1 by n रिप्रेजेंट क्या 1 by n to 2.1 into 10 raised to power 6 divided by 1 by n into 9.1 इसके into लिए 10 सर इसके लिए सर हाँ तो mv इसके हाँ तो hm इसके लिए ऐसा ही कर ले बेटा कि nth ऑर्बिट कैन अकोमोडेट n वेवलेंथ, तो शायद कैलकुलेशन आसान पड़ेगा फिर, है ना? हाँ सर हाँ आंसर 3 आया सर लेकिन बहुत लंबा था। हाँ बट वो बड़ा मेथड से आएगा फिर तुझे। हाँ ओके अब मेरे पास मैंने भी डी ब्रॉगली से किया, मेरे को छोटा पड़ा बहुत। ठीक है मतलब यहाँ मतलब एनीवे इट रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन in which potential energy at infinity is assigned a value of 20.4. So you know P infinity, you know P infinity potential energy at infinity, potential energy at infinity minus potential energy at first क्या होना चाहिए था? ये 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ इन्फिनिटी पे दिया हुआ है 20.4 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट ऑर्बिट इज 27.2, सो पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट ऑर्बिट कितना डिफरेंस आया बेटा? 27.2 माइनस 20.4 6.8, तो ये आ गया मेरे पास 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी वी ऑलरेडी नो इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाता है यहाँ से, कितना आएगा टोटल एनर्जी यहाँ से? अच्छा ये माइनस 6.8 आएगा, माइनस 6.8, तो ये टोटल एनर्जी मेरे पास आ जाएगा 6.8, है ना? अच्छा मुझे रेशियो किसका फाइंड आउट करना था? काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी, तो डू यू थिंक ये 2 बन जाएगा यहाँ? 13.6 डिवाइड बाय 6.8। नाउ जो 5th and 6th डिजिट है represent the sum of principal quantum number and node present in a orbital having 6 maxima in radial probability distribution। अच्छा 6 मैक्सिमा अगर है तो ये ग्राफ देखो ऐसा होगा 1 2 3 4 5 and 6। अगर 6 मैक्सिमा है तो इसमें रेडियल नोड कितने होंगे? 5। अगर 6 मैक्सिमा है तो मेरे पास 5 रेडियल नोड हैं एंड टू नॉन प्लेनर एंगुलर नोड। तो इसमें L का वैल्यू 2 है, L का वैल्यू 2 है एंड N माइनस L माइनस 1 का वैल्यू 5 है। तो N का वैल्यू कितना आ जाता है इसमें? 7। N का वैल्यू कितना आएगा? 8 है ना? 8 आएगा सर। यस N का वैल्यू आ गया मेरे पास 8। तो क्या पूछा था? सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द नोड्स प्रेजेंट। अच्छा नोड्स सम मिला के कितने हैं? 7। 5 + 2 है ना? तो ये वैल्यू आ जाना चाहिए था 15। हाँ सर। तो मेरे पास लास्ट वाला डेसिमल के बाद जो लिखना चाहिए था वो मेरे पास 15 आना चाहिए। तो ये नंबर आ जाता एज पर योर आंसर इज कंसर्न, योर आंसर शुड बी 5032.15। Your answer should be 5032.15। तुम लोग अगर अपना व्हाट्सएप चेक करोगे तो मैंने तुम लोग को भेज दिया है ऑलरेडी, है ना? यस सर। मिले हैं वो सारे डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं वो सब हैं साथ में, है ना? यस सर।
प्लस जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं वो भी साथ में मैंने भेज